नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और आज से हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक और सेक्शन शुरू करने वाले हैं जो MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस के अंतर्गत ही आएगा। MPPSC प्रीलिम्स की एग्जाम जो 28 अप्रैल को तय है, 10 यूनिट सिलेबस में दिए गए हैं। नवीन पाठ्यक्रम जो है सिलेबस का, वो हम हमारी इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं और हम हमारे इस चैनल पर अब यूनिट नंबर 6 को भी डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 6 जिसमें भारतीय और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की पूरी जो टॉपिक्स आने वो दिए गए हैं, तो एक एक करके इस यूनिट 6 को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रोजाना इसका लेक्चर जो होगा वो आपके सामने उपलब्ध होगा। आप उसको देखकर प्रीलिम्स में यूनिट नंबर 6 इकोनॉमी को भी बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट नंबर 6 में क्या क्या दिया है दोस्तों सिलेबस को। तो जब MPPSC यूनिट 6 इकाई 6 देखेंगे, भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात है। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की जो वर्तमान कंडीशन है, मध्य प्रदेश की GDP, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय, मध्य प्रदेश का भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि में, परिवहन में आदि चीजों में क्या योगदान है, वो सब चीज हम यहाँ देखने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद दूसरा जो मॉड्यूल होगा उसमें हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। तो यहां हम MP की पूरी जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दों को देखने वाले हैं। तीसरा मॉड्यूल जो होगा उसमें हम सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति को देखेंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रहा है और इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कौन कौन से प्लान स्कीम्स चालू किए हैं, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की। फिर है दोस्तों मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, MSME एवं अधोसंरचना का विकास। इस पूरे सेक्शन में हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के जो मूल आधार है, कृषि, उद्योग आदि पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात होगी और एक जिला एक उत्पाद, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए एक उत्पाद सेट किया है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि बुरहानपुर से केला, बैतूल से सागौन, देवास से बांस, इस प्रकार के जो उत्पाद हैं वो जिलों के पहचान बनते जा रहे हैं। तो ये योजना जो यूपी सरकार की योजना हुआ करती थी, भारत सरकार ने से प्रेरित होकर इसको एडॉप्ट किया और पूरे देश में इसको लागू कर दिया। उस योजना में एक जिला एक उत्पाद योजना में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कौन से जिले के लिए कौन सा उत्पाद निर्धारित किया गया, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा के अधिकार, इस पर क्या प्रगति है, उस पर विचार किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति। अब देखिए, यहां तक आपको जो भी इकोनॉमिकल सेक्शन दिखा, ये पूरा इकोनॉमी जो है वो MP का इकोनॉमी है। इसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात की गई। इसका मतलब है कि शुरू से लेकर अगर हम देखें तो लगभग 6ठे पॉइंट तक आपको इस सिलेबस में MP की इकोनॉमी का पोर्शन दिया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ज्यादा महत्व दिया गया है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो 10 यूनिट से 10 प्रश्न हर यूनिट से देंगे, टोटल 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो यहां ये समझ लीजिए कि अगर 6 मॉड्यूल अगर हम शुरू के देखें जो MP के इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, तो यहां अंदाजा लगा लीजिएगा कि MP की इकोनॉमी के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगले मॉड्यूल में हम भारत की इकोनॉमी की बात करेंगे, इसकी नवीन प्रवृत्तियां देखेंगे। मध्य भारत में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की चर्चा की जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था का यहाँ पर पूरा परिदृश्य हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे वित्तीय संस्थाएं कि भारत में RBI है, वाणिज्यिक बैंक है, सेबी है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, जिसमें हम लोग LIC जैसी संस्थाओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और अंत में हम देखेंगे कि भारत की विदेशी व्यापार नीति क्या है और इसके साथ G20 को दोस्तों करंट से अपडेट करके देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से 100% आएगा, तो कैसे क्वेश्चन आपका यहां से बैठ जाना एग्जाम में, उस पर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ सार्क और आसियान को भी यहां देखा जाएगा। पुराने सिलेबस में ये चीजें नहीं थी, नए सिलेबस में इन सब चीजों को डाला गया दोस्तों। इसका मतलब है क्वेश्चन जरूर यहां से देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा MP अगर देखें PSC में यूनिट 6 का सिलेबस है, जिसको हम आज से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। रोजाना इसका लेक्चर अपलोड होगा दोस्तों और ये ऐसा पोर्शन है जिसके नोट्स आपको आसानी से नहीं मिलते और हर जगह आपको इसका ये डॉक्यूमेंट मिलेगा भी नहीं। तो हमारी कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर इस पूरे सिलेबस को हम लोग न सिर्फ डिस्कस करें बल्कि इसका अभ्यास भी हम लोग करें, साथ ही साथ एग्जाम में यहां से आपके क्वेश्चन जो रहे वो बैठ जाए।
अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि सिलेबस तो हम लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से रहा, लेकिन इस सिलेबस को हम हमारे हिसाब से अध्ययन करेंगे। हम इसको हमारे हिसाब से इसको बुनेंगे और एक एक करके टॉपिक्स को कवर करेंगे। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी की ज्यादा सेक्शंस हैं। हम शुरू करेंगे भारत की इकोनॉमी से। भारत की इकोनॉमी में हम लोग अर्थव्यवस्था की समझ को देखेंगे। अर्थव्यवस्था की समझ को देखेंगे भी अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की, ये सब चीज समझ लेंगे तो एक बेस तैयार होगा। और जब वो बेस तैयार हो जाएगा हमारा, फिर हम भारत की इकोनॉमी के मुद्दों को डिस्कस करेंगे। भारत की इकोनॉमी के मुद्दे को समझकर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर एमपी की इकोनॉमी के जो सेक्शंस दिए उन सभी को हम लोग आसानी से तैयार कर लेंगे। तो सिलेबस जो कुछ भी दिया हो हम उसी सिलेबस को पूरा करेंगे, लेकिन अपने तरीके से पढ़कर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस इकोनॉमी के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या, इकोनॉमी क्या चीज है जो हमें एमपीपीएससी सरकारी अधिकारी बनने में पढ़ना पड़ रही है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र शब्द को समझते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र शब्द क्या है? एक विषय है अर्थशास्त्र, और एक विषय के रूप में जब अर्थशास्त्र को देखते हैं तो एक ऐसा विषय होता है, याद रखिएगा अर्थशास्त्र क्या है, एक ऐसा विषय है जो हमें आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है। आर्थिक क्रियाएं का अध्ययन कराएगा। तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करवाने वाला विषय जो है वो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जिसमें किया जाएगा वो अर्थशास्त्र है। अब आर्थिक गतिविधियां क्या है तो यहां समझिएगा कि मानव के तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। इसमें हम लोग साधारण चीज अगर समझें तो आयात, निर्यात, लाभ, हानि, क्रय, विक्रय, इन समस्त को हम हमारे आर्थिक गतिविधियों में या क्रियाकलापों में शामिल करते हैं जो आपको आय सृजन करने में सहायक होते हैं। तो अर्थशास्त्र हमें इन सभी गतिविधियों का अध्ययन कराता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब अर्थशास्त्र का तो पता चल गया, लेकिन जब आप लोगों ने कॉलेज में स्कूल लेवल पर पढ़ाई की होगी तब इसके प्रकारों के बारे में भी आप गए होंगे। तो अर्थशास्त्र जो है दोस्तों इसको दो प्रकारों में देखा जाता है। इसके जो दो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक है समष्टि, जिसको आप मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। ये समष्टि इकोनॉमी दोस्तों क्या है तो याद रखिएगा ये बड़ी स्तर की इकोनॉमी है, बड़ी स्तर की। इसमें किसी देश की, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें वैश्विक स्तर के डेटा को यूज किया जाता है। तो बड़े स्तर पर जो इकोनॉमिकल कंडीशंस का अध्ययन करने वाली व्यवस्था होगी उसको हम कहते हैं समष्टि, मैक्रो। इसमें आप मुद्रास्फीति के, राजकोषीय घाटे के, ठीक है, इसके अलावा मौद्रिक नीति आदि चीजों का अध्ययन डिटेल में करते हैं दोस्तों। तो ये समष्टि हो गया। दूसरा है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है दोस्तों ये छोटे स्तर पर होता है। हम कहने के लिए कह सकते हैं किसी कंपनी का, किसी परिवार का, इस छोटे स्तर पर जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है तो वो व्यष्टि इकोनॉमी के तहत किया जाता है। क्लियर? तो ये हमें दिखाई पड़ता है कि अर्थशास्त्र जो है वो एक ऐसा विषय है जो हमें छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर, वैश्विक स्तर तक की आर्थिक गतिविधियों, क्रियाकलापों का अध्ययन कराने में सक्षम होता है। तो यहां आपकी अर्थशास्त्र विषय को लेकर एक सामान्य समझ बन गई कि अर्थशास्त्र विषय क्या है। अब हम इसको अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में सेट करते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में सेट करते हैं दोस्तों तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ हैं, जिसे हम व्यवस्थित तौर पर अर्थशास्त्र के जनक के तौर पर देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक के तौर पर हम इन्हें देखते हैं। और अर्थव्यवस्था क्या है, अगर इस तथ्य को समझना है तो ध्यान रखिएगा कि जो हम लोगों ने आर्थिक क्रियाकलापों की बात की, जिन आर्थिक क्रियाकलापों की हम लोगों ने बात की कि आर्थिक क्रियाकलाप जिनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, वही आर्थिक क्रियाकलापों को किसी भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में, किसी भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में, किसी देश के संदर्भ में देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो वो अध्ययन उस देश की इकोनॉमी होगी दोस्तों। तो आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन जब किसी देश विशेष के संदर्भ में किया जाता है तो उस देश की इकोनॉमी कहलाता है
ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इकोनॉमी हम लोग भारत की पढ़ रहे हैं, हम मध्य प्रदेश की पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियां हैं अब उन सभी का अध्ययन इसमें करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था होगी। तो अर्थव्यवस्था से जो सामान्य आशय होता है वो भी हम लोगों का समझ में आ गया। अब यहां पर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है कि किसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आर्थिक क्रियाओं को विस्तृत स्तर पर कैसे पढ़ेंगे। साधारण रूप में तो आप ये जानते हैं कि लाभ, हानि, क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात आर्थिक क्रियाएं हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जब बड़े स्तर पर इसको पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग, ये प्रमुख आर्थिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो क्या है? उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग। लेकिन अगर हम आधुनिक संदर्भ में किसी इकोनॉमी का अध्ययन कर रहे हैं तो ये केवल 4 गतिविधियों तक सीमित नहीं होगा। आधुनिक संबंध में इसमें 5वां गतिविधि भी जोड़ना पड़ेगा। वो क्या होता है दोस्तों? राजस्व। क्यों? क्योंकि ये सारे काम आप करेंगे और अगर आपने इस मामले में सरकार को राजस्व नहीं दिया तो आप की ये व्यवस्था अधूरी रह जाएगी। तो बिना राजस्व के ये पांचों की पांचों चीजें पूर्ण नहीं हो सकती। तो किसी भी देश की इकोनॉमी में जो प्रमुख आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती है वो 5 प्रकार की होती हैं: उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग और राजस्व। तो ये पांचों आर्थिक गतिविधियां आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यहां से सशक्त क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी आर्थिक क्रियाकलाप है, कौन सा आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। अब यहां आपकी अर्थव्यवस्था को लेकर एक सामान्य समझ बनती है। इसके बाद हम अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। देखिए क्या है, जब हम अर्थव्यवस्था का दोस्तों वर्गीकरण करते हैं तो हम इसको 3 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। कितने आधारों पर वर्गीकृत करते हैं? 3 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। पहला आधार जो होता है वो होता है दोस्तों विकास की अवस्था के आधार पर, कि विकास की अवस्था के आधार पर इकोनॉमी कितने प्रकार की है। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। तो दूसरे प्रकार की इकोनॉमी ये होती है। और तीसरे प्रकार की इकोनॉमी होती है सरकारी हस्तक्षेप के आधार, कि सरकार का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्या हस्तक्षेप है। जब हम 3 प्रकार की इकोनॉमी, यहां 3 आधार पर इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप इसको बोल सकते हैं ये ए हो गया है, ये बी हो गया और इसको सी लिख दीजिए। अब जब हम यहां विकास की अवस्था के आधार पर देखते हैं तो विकास की अवस्थाएं हमको एक दिखती है दोस्तों, क्या? विकसित। तो कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था हो सकती है। मुख्य तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों को देखते हैं, पश्चिमी, जापान एकमात्र एशिया का देश है जो विकसित है। तो ये विकसित अर्थव्यवस्था होता है। और दूसरा होता है दोस्तों इसमें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ये हो गया। अब इसमें तीसरा पोर्शन जो देखने को मिलता है वो मिलता है दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था। तो एक होता है विकसित, एक होता है अल्प विकसित। और जो विकसित से विकासशील की ओर जाए वो विकसित से बोल सकते हैं, सॉरी, अल्प विकसित से विकसित की ओर जाए वो होता है विकासशील। मतलब पहली ऐसी कंट्रीज होती हैं जो विकसित हैं, ऐसी देश जहां उद्योग धंधे, सारे व्यवस्थाएं, रोजगार का स्तर सब अच्छा होता है। तो अगर वहां उद्योग धंधे बेहतर तरीके से डेवलप हो चुके हैं, रोजगार का स्तर बेहतर है, गरीबी की स्थिति कम है, भुखमरी की स्थिति कम है, आधुनिकता वहां पर स्टेब्लिश है, विकास अधोसंरचना का बेहतर हो चुका है, उस कंट्री को हम विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पर देखते हैं, जो मुख्य तौर पर औद्योगिक आधार पर चलती है दोस्तों। ऐसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक सेक्टर का योगदान कम होता है और जो द्वितीय सेक्टर है उसका योगदान ज्यादा होता है। मतलब औद्योगिक व्यवस्था इसकी बहुत मजबूत होती है। अगर हम अल्प विकसित की बात करें तो ये वो देश होते हैं जहां पर रोजगार की बहुत स्थिति खराब होती है, इकोनॉमी बहुत डाउन होती है, उद्योग धंधे विकसित नहीं होते, अल्प विकसित होते हैं, भुखमरी होती है, बेरोजगारी होती है, गरीबी होती है, अधोसंरचना का विकास नगण्य होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अल्प विकसित होती हैं। अफ्रीका की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी ही हैं। अब तीसरा क्या है? विकासशील। तो जो अल्प विकसित से विकसित की तरफ बढ़ रही है
वो विकासशील हैं, और विकासशील को भी दो भागों में बांट देते हैं। एक साधारण रूप से विकासशील जो अपनी एक गति से विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरा होता तीव्र विकासशील। तीव्र विकासशील मतलब विकसित होने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। जैसे भारत की इकोनॉमी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत को आजादी के 100 साल होने पर 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे। तो हम बहुत तेजी से विकास की स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम बहुत तीव्र गति से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आते हैं। तो जहां पर उद्योग बेहतर है वो विकसित, जहां पर उद्योग नहीं है वो अल्प विकसित, और जहां पर ये डेवलपमेंट हो रहा है वो विकासशील होता है। ये विकास की अवस्था के आधार पर तीन हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था किसमें आती है दोस्तों? तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था में आती है। अब अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था और एक होती है खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर आयात निर्यात नहीं होता, उस पर प्रतिबंध होता है। जो भी सामान बनाया जाता है वो देश के भीतर ही सब क्रियाएं चलती हैं। दूसरे देशों पर आयात निर्यात बंद होता है। आयात निर्यात पर क्या होगा? प्रतिबंध होगा। जब आयात निर्यात पर प्रतिबंध होगा तो उससे हम बोलेंगे बंद इकोनॉमी। 1991 से पहले हम जाएं तो भारत की इकोनॉमी क्या थी? बंद इकोनॉमी थी दोस्तों। और आप सबको पता है कि 1991 तक भारत की क्या स्थिति हो गई थी। तो अगर कोई देश बंद इकोनॉमी वाला जीवन जीता है तो ये समझ लीजिए कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, और वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि संकट में आ सकता है, जैसे भारत आया था। अब यहां पर दूसरी इकोनॉमी खुली, जिसमें आयात निर्यात विदेशी व्यापार चालू है। 1991 के बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, उसके बाद से भारत एक खुली इकोनॉमी के तौर पर है दोस्तों। तो ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर इकोनॉमी दो प्रकार की है। फिर सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर देखें दोस्तों तो एक इकोनॉमी होती है पूंजीवादी इकोनॉमी, दूसरी होती है समाजवादी, और तीसरी इकोनॉमी होती है दोस्तों मिश्रित। अगर यहां पर देखें पूंजीवादी इकोनॉमी, जिसमें पूंजीपतियों का प्रभुत्व होता है। पूंजीपति जो होते हैं उनके अंडर कंट्रोल में, बोलने का मतलब उत्पादन के साधन, कब उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, क्यों उत्पादन करना है, इन सभी उत्पादन के कारकों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होगा। तो वो पूंजीवादी इकोनॉमी होगी जो लाभ पर आधारित होती है। और जब आप लाभ को टारगेट करते हो तो किसी का अच्छा हो रहा है या किसी का बुरा हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देते। तो पूंजीवादी इकोनॉमी शोषण आधारित इकोनॉमी रही, लेकिन पूंजीवादी इकोनॉमी में स्वतंत्रता ज्यादा थी, प्रतियोगिता ज्यादा थी, इसलिए शोध अनुसंधान पर ज्यादा बढ़ावा दिया गया। तो पूंजीवादी इकोनॉमी में वैज्ञानिक प्रगति के चलते वहां पर नवीन चीजों को अपनाया गया, तो वो डेवलप हो गई, आगे बढ़ गई। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी इकोनॉमी को बोलें तो यहां उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। कब उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, क्यों उत्पादन करना है, इन सब बातों का निर्णय सरकार करती है। तो ऐसी इकोनॉमी को समाजवादी इकोनॉमी कहते हैं दोस्तों। और इस इकोनॉमी का उद्देश्य होता है कल्याण, ये लाभ से इसको कोई मतलब नहीं होता। इसका सीधा सीधा तात्पर्य होता है कि हम कितना से ज्यादा लोगों का कल्याण कर सकते हैं। समाजवादी इकोनॉमी जो है दोस्तों वो कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल से निकली है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो अपना समाजशास्त्री सिद्धांत दिए जिसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट रहा, उसके बाद एक खूनी क्रांति की अवधारणा सामने निकली, जिसके बाद ये कहा गया कि एक नई इकोनॉमी डेवलप हुई जिसको समाजवादी इकोनॉमी के तौर पर देखते हैं। और 1917 में जो रशियन क्रांति हुई जिसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं, उसके बाद इस इकोनॉमी को विस्तार मिला था। वहीं पूंजीवादी इकोनॉमी एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन से उपजी हुई इकोनॉमी माना जाता है, जो पश्चिमी देशों में चलती है दोस्तों। तीसरी इकोनॉमी जो है दोस्तों मिश्रित इकोनॉमी है। सबसे पहले फ्रांस ने इसको अपनाया था दोस्तों। और मिश्रित इकोनॉमी जो है उसमें पूंजीवादी और समाजवादी का संतुलन होता है। मिश्रित इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कुछ क्षेत्र जो निजी क्षेत्र मुहैया नहीं करा सकता है वो सरकार मुहैया कराती है, और जो क्षेत्र निजी क्षेत्र उपलब्ध करवा सकता है उन चीजों का उत्पादन निजी क्षेत्र करता है। तो निजी और सरकार दोनों के सामंजस्य से जो इकोनॉमी चलती है वो मिश्रित इकोनॉमी होती है। और भारत ने मिश्रित इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाया हुआ है दोस्तों, जहां पर कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र के हाथों में है और जो सामान निजी क्षेत्र उपलब्ध नहीं करवा पाता वो हमारी भारत सरकार उपलब्ध कराती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कपड़ा हो, महंगी महंगी चीजें हो, मोटर गाड़ी हो, ये सब चीजें निजी क्षेत्र उपलब्ध कराता है। अब जो क्षमता रखता है खरीदने की वो खरीद ले और उनको यूज कर ले। लेकिन हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है,
अब उनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता तो भूखे लोग मरेंगे, भूखे रहेंगे, तो लोग भूखे ना रहे इसलिए कम दाम पर 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में अनाज जो सरकार दे रही है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, वो सरकार मुहैया करा रही है, क्योंकि निजी क्षेत्र इतने कम दामों पर या फ्री में अनाज नहीं दे सकती। तो कल्याण का काम सरकार करती है, लाभ का काम निजी क्षेत्र करते हैं। जो निजी क्षेत्र काम करेंगे उसके बदले जो टैक्स होता है वो सरकार को जमा कर देते हैं और उसी टैक्स से सरकार इस प्रकार के कल्याणकारी योजना को चलाती है। तो एक सामंजस्यपूर्ण इकोनॉमी होती है, मिश्रित इकोनॉमी, जो हमें भारत में दिखाई पड़ती है। अब दोस्तों इकोनॉमी के जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे, ये सभी कॉन्सेप्ट पारंपरिक है। अगर हम वर्तमान में बात करें इकोनॉमी के सेक्शंस की, तो वर्तमान में इकोनॉमी का जो रूप हमें देखने को मिलता है उस रूप को हम अलग नाम से ही जानते हैं। उसको हम कहते हैं दोस्तों बाजार इकोनॉमी। बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से वो फेमस है, मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी क्या है, तो याद रखिएगा कि उत्पादन के जो कारक होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो ना तो सरकार के हाथ में होते हैं ना पूंजीपति के हाथ में होते हैं, वो डिसाइड होते हैं मार्केट के हिसाब से। मतलब क्या कि बाजार की जरूरतों के हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो, उनके मूल्यों का निर्धारण हो, उस इकोनॉमी को आप बाजार इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। यहां पर उत्पादन के कारक एक तरीके से बाजार पर निर्भर करते हैं, और बाजार पर निर्भर होने का मतलब क्या है, मांग और पूर्ति। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है वो चीज मार्केट में आने लगती है, जिस चीज की डिमांड कम होती है वो चीज मार्केट से हटने। तो किस चीज का उत्पादन होगा, ये मांग आधारित करेगी, उसकी मूल्य क्या होंगे, उसकी पूर्ति निर्धारित करेगी। ठीक है, अगर मांग ज्यादा है और वस्तु कम है, मूल्य ज्यादा हो जाएंगे। मांग कम है, वस्तु ज्यादा है, मूल्य गिर जाएंगे। तो ये मार्केट में जरूरत के हिसाब से जब चीजें सेट होने लगे तो वो चीजें जो होती हैं दोस्तों वो बाजार इकोनॉमी में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए कि लंबे समय से हम देखें, पिछले मार्च के बाद से जो होली के कलर होते हैं वो बिकने बंद हो गए, पिचकारियां बिकनी बंद हो गई। अब होली आने वाली है तो मांग किसकी रहेगी, पिचकारी के होली के कलर की। तो ये पिचकारी और होली के कलर अचानक उत्पादन बढ़ जाएगा। अब इनका मार्केट में जगह जगह आपको दिखने लगेंगे, ये मांग के कारण पूर्ति हो रही है, बराबर। अब ऐसे में पटाखे हुए या रक्षाबंधन की राखियां हुई वो बिकेंगी कि ज्यादा, वो नहीं बिकती। समझ में आ रहा है। और जब दिवाली आएगी तो मिठाइयां, पटाखे ये मार्केट में ज्यादा हो जाएंगे, कलर अलग हो जाएंगे। तो ये सब मांग और पूर्ति के हिसाब से होता है। जिस चीज की मार्केट में मांग होगी उस चीज का प्रोडक्शन होने लगता है, जिस चीज की मार्केट में डिमांड नहीं उसका प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये सब मार्केट की मांग और पूर्ति के आधार पर जब चीजें निर्धारित होने लगे तो वो बाजार इकोनॉमी में होता है। और बाजार इकोनॉमी में दोस्तों शोषण का कोई स्थान नहीं है, बराबर। ये शोषण से संबंधित नहीं है, ये एक अलग प्रकार की व्यवस्था में चलने वाली व्यवस्था है। अब बाजार व्यवस्था के उद्देश्य क्या होते हैं, इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार की व्यवस्था से जोड़ा जाए और राष्ट्रहित में नैतिकता के आधार पर सभी को लाभ हो। तो सभी को लाभ देना और सभी को रोजगार देना बाजार इकोनॉमी का उद्देश्य होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को लाभ ज्यादा हो रहा है तो बचत ज्यादा होगी। अगर बचत ज्यादा होगी तो बचत के आधार पर निवेश ज्यादा होगा, और अगर निवेश ज्यादा हो रहा है तो निवेश के हिसाब से उद्योग लगेंगे, इसका मतलब उत्पादन ज्यादा होगा। और अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो उत्पादन करने के लिए लोग चाहिए, तो लोगों को क्या करेंगे, रोजगार देंगे। और अगर लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम कर रहे हैं, तो काम करने के बाद उनको पैसा मिलेगा। और अगर लोगों को काम करने के बाद पैसा मिल रहा है तो पैसा जो होगा उससे वो अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। और जरूरतें पूरी अगर आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप खुश हैं। और आप खुश हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको एक तरीके से लाभ और आप खुश हो रहे हैं। और अगर आप खुश हैं, यही तो सबसे बड़ा राष्ट्रहित है। तो इस पूर्ति के लिए बाजार इकोनॉमी जो है दोस्तों एक बेटर माध्यम के तौर पर दिखाई पड़ रही है। क्लियर। तो आज हम अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को जब देखते हैं तो वो हमें इस व्यवस्था से प्रेरित होती दिखाई पड़ती है, जिसमें मांग और पूर्ति के आधार पर सभी चीजों का निर्धारण होता है। तो ये हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया दोस्तों, इस डिस्कशन में हम लोगों ने इन चीजों को देखा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है और बाजार इकोनॉमी क्या है। ये एक बेसिक समझ है। हम जो आगे का सिलेबस करने वाले हैं उस सिलेबस में आप लोगों को इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह टर्म्स यूज किए जाएंगे।
तो जब आपसे टर्म्स यूज किए जाएंगे कि मिश्रित इकोनॉमी या समाजवादी या पूंजीवादी इकोनॉमी, तो आपको वहां पर समझना ना पड़े, इसलिए केवल एक आधार बनाया जा रहा है। इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आज पहले लेक्चर में इकोनॉमी में मैं ये सब चीजें बता रहा हूं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को काम में आने वाला है वो आने वाला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की जब बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि साधारणतः ट्रेडिशनली आप किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रक को पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप प्राथमिक, दूसरा पढ़ते हैं आप द्वितीयक, और तीसरा पढ़ते हैं आप तृतीयक। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इसका नामकरण इनकी व्यवस्था के आधार पर अलग भी पड़ा हुआ है। प्राथमिक सेक्टर तो प्राथमिक ही है, द्वितीयक सेक्टर को आप दोस्तों आप विनिर्माण भी बोलते हो, इसको हम शॉर्ट में समझने के लिए बोल सकते हैं उद्योग, और तृतीयक सेक्टर को दोस्तों सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, बराबर। अब यहां देखिए कि प्राथमिक सेक्टर में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, तो याद रखिएगा कि ऐसी उत्पादन की व्यवस्था जिसमें कच्चा माल जो होगा वो प्राकृतिक चीज होगी। कच्चा माल आप किसका यूज कर रहे हैं? प्राकृतिक। उनसे उनका प्रयोग करके जो उत्पादन होगा वो प्राथमिक सेक्टर होगा, मतलब रॉ मटेरियल यहां पर प्राकृतिक वस्तु को प्रयोग करेंगे। जैसे खेती, अगर मैं कृषि की बात करता हूं तो कृषि क्या हो रही है? प्राकृतिक चीजों से हो रही है। वैसे खनन की बात कर लेता हूं, माइनिंग का काम होता है। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब के सब, इसमें पशुपालन डाल देंगे, ये सब किस पर निर्भर करते हैं? इन सब का रॉ मटेरियल प्रकृति से आता है, ठीक है। अब द्वितीय सेक्टर की बात करें तो जो प्राथमिक सेक्टर का उत्पादन है, प्राथमिक क्षेत्रक का उत्पादन जो होता है, इस उत्पादन को क्या करते हैं? ये कच्चे माल के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो जब प्राथमिक सेक्टर के उत्पादन को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग करके कोई नया प्रोडक्ट बना दिया, कोई नया उत्पाद तैयार किया, नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया, तो ये होता है विनिर्माण या इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको द्वितीयक सेक्टर कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? इसमें वस्तु या सेवा का, वस्तु का, याद रखिएगा कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, वस्तु का लेन देन नहीं होता, बल्कि लेन देन काय का होता है? सेवा का लेन देन होता है, सेवा का लेन देन होगा। जब सेवा का लेन देन होता है उस सेक्टर को आप तृतीयक सेक्टर या सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और यहां पर आप नाम ले सकते हैं किसका? बीमा का, इसमें नाम ले सकते हैं आप बैंक का, इसमें नाम ले सकते हैं आप शिक्षा का, इसमें नाम ले सकते हैं आप परिवहन का। ये सब के सब क्या होगा दोस्तों? सेवा सेक्टर में हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल परिवहन की हम बात कर लें, आपको अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होता है, तो आप क्या करते हैं? आप किसी गाड़ी वाले को बुलाते हैं, उससे एक भाव तय करते हैं, उसकी गाड़ी में अपना सामान रखवाते हैं, निर्धारित स्थान पर पहुंच के सामान उतार लेते हैं, और उसका वहां से यहां तक छोड़ने का जो किराया होता है वो उसको पे कर देते हैं, वो अपनी गाड़ी लेके चला जाता है। तो ना तो उसने आपको गाड़ी दी, ना कोई दूसरी वस्तु दी, उसने केवल आपको सेवा प्रदान की कि वहां से आपका सामान अपनी गाड़ी में रख के दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया, और इस सेवा के बदले उसको भुगतान आपने किया है। बीमा, बीमा में आपको कोई चीज नहीं दी जाती, आपको इंश्योरेंस कवर दिया जाता है कि आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए या कोई घटना हो जाए तो समस्या के समय पर आपको सहायता दी जाएगी। तो बीमा एक सेवा है। शिक्षा में ऐसा तो नहीं है मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं, ये ले लो, शिक्षा है ये, नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं आप सीख रहे हो, तो एक सेवा हो गई है। वैसे स्वास्थ्य भी सेवा सेक्टर में आता है, वैसे बैंक भी सेवा सेक्टर में आता है, जहां किसी वस्तु का लेन देन नहीं होता, सेवा का लेन देन होता है, ठीक है। तो इकोनॉमी में 3 हम लोगों को चीजें देखने को मिलती है इंपॉर्टेंटली, क्या? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, इसके अलावा 2 सेक्टर और हम देख सकते हैं वर्तमान में। आधुनिक समय में आप चौथा सेक्टर भी देखते हैं। अब चौथा सेक्टर में आप क्या देखेंगे दोस्तों? तो चौथा सेक्टर जो होता है वो सूचना आधारित, अनुसंधान आधारित होता है। मतलब ये कि आज अगर ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है या ये काम हो रहा है, इन सभी चीजों में बिना टेक्नोलॉजी की कोई चीज नहीं हो रही है। कृषि में उपकरण बनाना हो, उद्योग में निर्माण की प्रक्रिया बदलना हो, या सेवा क्षेत्र में हम बात कर लें, बिना टेक्नोलॉजी के ये कुछ नहीं हो रहा है। और टेक्नोलॉजी के लिए एक साइंटिस्ट का वर्ग होता है, ये साइंटिस्ट का जो वर्ग होता है वो भी इसमें योगदान दे रहा है, वो छिपा हुआ वर्ग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घड़ी डिटर्जेंट पाउडर मिला,
अब ये घड़ी सर्फ जो मिला वो आपके घर पे आ गया, एक कंपनी ने बना दिया, तो आपको सिर्फ घड़ी पाउडर ही दिख रहा है, लेकिन उस घड़ी पाउडर में जो झाग आ रहा है, जो दाग मिट रहे हैं, इन सबके पीछे किसी न किसी वैज्ञानिक ने खोज रिसर्च की होगी, उसका परिणाम घड़ी पाउडर है और वो उत्पादन हो रहा है। तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट में आज हम देखें तो उसकी सूचना और उसके अनुसंधान करने वाले का योगदान होता है। तो इकोनॉमी में अब इनको भी जोड़ना चाहिए, तो ये चौथा सेक्टर होता है इकोनॉमी का। वैसे हम लोग पांचवें सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो किसी भी इकोनॉमी में हम देखें तो नीति निर्धारक लोग होते हैं, जो नीति निर्माण करने वाले होते हैं। किसी भी इकोनॉमी में परामर्शदाता, कंसल्टेंसी वाले होते हैं, परामर्शदाता होते हैं। वैसे ही किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। तो इन विशेषज्ञों का भी किसी भी उत्पादन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। तो ऐसे में इकोनॉमी में, प्रोडक्शन में इन लोगों का भी योगदान है। तो चौथा सेक्टर और पांचवा सेक्टर आधुनिक समय में इकोनॉमी में देखा जाता है, बराबर। हालांकि ये जो सेक्टर होता है इसको अधिकतर सेवा क्षेत्र के साथ मिला दिया जाता है कि तृतीयक सेक्टर का ये हिस्सा होता है, लेकिन इसको अगर हम अलग प्रकार से देखें तो चौथा और पांचवा सेक्टर होगा, और तीन ही सेक्टर देखते हैं तो ये सेवा सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया जाएगा दोस्तों, बराबर। अब हमारे देश की इकोनॉमी में हम देखें तो प्राथमिक सेक्टर जो है वो 18.4% योगदान देता है कृषि। द्वितीयक सेक्टर जो है वो 28.3% योगदान देता है, उद्योगों का योगदान 28.3% है, और सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 53.3% है। मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें योगदान की दृष्टि से कि जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। लेकिन दोस्तों हम एक अवधारणा को समझ लें कि विकसित देशों को देखें कि जो भी व्यक्ति डेवलप है, जो भी देश आगे है, उसमें द्वितीयक सेक्टर ज्यादा है। मतलब अगर हम भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि जीडीपी में इस द्वितीय सेक्टर का योगदान हम जितना बढ़ा सकते उतना बढ़ाएं। और मोदी जी का प्लान यही है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भारत को एक अलग देश के रूप में प्रदर्शित करना, भारत में निवेश का बढ़ना, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर को ऊपर बढ़ाने की तरफ है। सर्विस सेक्टर में तो भारत राजा की भूमिका में है, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान यही सेक्टर दे रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद एक बात और ध्यान रखिए कि प्राथमिक सेक्टर जो कृषि आधारित है, इसके नाम पर ही भारत की इकोनॉमी की, भारत क्या है, प्रधानता भारत में कृषि की है, भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है। अब ये समझिए कि सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र दे रहा है, तो भारत को कृषि प्रधान देश क्यों बोल रहे हैं? तो किसी भी इकोनॉमी का जो आधार तैयार होता है कि किस प्रकार की इकोनॉमी है, वो तैयार करता है दोस्तों रोजगार। अगर हम विकसित देशों में जाएं तो वहां सबसे ज्यादा रोजगार देता है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र। लेकिन हम भारत में देखें तो भारत की जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो 50% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो अपना रोजगार कृषि से पाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कोई सेक्टर है तो वो कृषि है। इसलिए हम भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के तौर पर देखते हैं, बराबर। तो क्या भारत को विकसित बनाने के लिए इस कृषि को कम कर दिया जाए? अब बड़ी अलग विडंबना है कि एक सेक्टर जिसमें 50% से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसमें केवल 18% जीडीपी में योगदान आ रहा है, और यहां कम लोग काम कर रहे हैं, वहां 50% से ज्यादा जीडीपी में योगदान आ रहा है। तो यही एक समझने वाली व्यवस्था है। तो क्या भारत को विकसित करने के लिए ये बढ़ाने के चक्कर में कृषि बंद कर दी जाए? बोले नहीं, इसमें शोध करने की जरूरत है, उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। इसको कम नहीं कर सकते, इसको बंद नहीं कर सकते। अगर इसको कम कर देंगे, बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? जनसंख्या भी 140 करोड़ हो गई है। तो कृषि खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन हम लोगों को यहाँ किसानों की आय बढ़ाने पर जो मोदी जी ध्यान दे रहे हैं वो कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी तरफ इस क्षेत्र में हम लोगों को ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है, बिना कृषि की व्यवस्था को गड़बड़ किए। तो ये आज हमने इकोनॉमी के इस लेक्चर में बात की भारतीय अर्थव्यवस्था की एक साधारण समझ की, अर्थशास्त्र की एक साधारण समझ की, जिसके बाद जब हम कल से भारत की इकोनॉमी के अगले टॉपिक्स को शुरू करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट या वर्ड को समझने में दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सिलेबस के मूल चीजों को कल से हम लोग शुरू करेंगे और अलग अलग टॉपिक अपने हिसाब से डिस्कस करते हुए जाएंगे। हाँ, इतना प्रॉमिस है कि यूनिट नंबर 6 जो भी इकोनॉमी की चीजें दी गई हैं, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं। सिलेबस सरकार का है, पढ़ेंगे वही सिलेबस आयोग के हिसाब से जो दिया गया है, लेकिन अपने तरीके से पढ़ेंगे ताकि क्रमशः चीजें एक के बाद एक दूसरे से लिंक होके समझ में आ जाए। तो पहले हम भारत की इकोनॉमी अगला लेक्चर कल से करेंगे दोस्तों, ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।